नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया हुई तेज, मुआवजा प्राप्त दुकानों पर ध्वस्तीकरण की शुरू हुई कार्रवाई। स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में धूमधाम से मना गोपाष्टमी महोत्सव। वजूखाने के सील कपड़े को बदलने के संदर्भ में 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। और देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन ने नाविकों संघ की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया तेज हुई, मुआवजा प्राप्त दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हुई। दाल मंडी क्षेत्र में लंबे समय से लंबित चौड़ीकरण अभियान ने बुधवार को नया मोड़ लिया। प्रशासन ने मुआवजा प्राप्त कर चुके दुकानदारों से उनकी दुकानें खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को खाली कराने का कार्य आरंभ किया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हलचल मच गई। दुकानदारों में चिंता और असमंजस का माहौल देखने को मिला। चौक थाने के निकट स्थित दाल मंडी इलाके में दोपहर से ही ये कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त बल की तैनाती की थी। कई थानों की पुलिस टीम ने मार्च करते हुए मौके पर मौजूद दुकानदारों को समझाया और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सूत्रों के अनुसार चौक के अंदर पहली दुकान फोटोस्टेट और लेमिनेशन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए प्रशासन ने सबसे पहले उसी दुकान को खाली करवाकर तोड़ने की कार्रवाई की। दुकानदारों का कहना है कि मुआवजा मिलने के बावजूद अपनी पुरानी दुकानों को छोड़ना उनके लिए कठिन है। कई प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताई, जबकि कुछ ने मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये कदम दाल मंडी चौड़ीकरण को सुगमता से पूरा करने और क्षेत्र में यातायात की समस्या दूर करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में सहयोग देने से शहर का स्वरूप बेहतर होगा। आरएफ के 5-6 जवान मेन बैरियर पे चले जाएं। क्या देखिए जो दाल मंडी प्रशासन के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके जो मुआवजा दिया गया है उसके तहत अब इसको तोड़ा जा रहा है। इसमें से कुछ विरोध वगैरह भी सर देखिए कोई विरोध अभी सामने नहीं आया है। यदि कोई आता है तो वो गलत है पूछता है और यहाँ पे पूरा मुआवजा दे करके न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करके किया जा रहा है। दुकानें भी बंद हो गई हैं, दुकानें भी बंद हो रही है। देखिए दुकानें बंद कराई गई थी ताकि यहाँ पे जो है अनावश्यक भीड़ ना हो और ये कार्य को आराम से किया जा सके। इसमें सर कुछ लोगों का कहना है कि कहा जाए तो सरकार के तरफ प्रशासन की तरफ से मनमानी की जा रही है, उनको सूची तक नहीं किया गया है। देखिए सबको सूचना दी गई है, समय दिया गया है खाली करने का और जिनको मुआवजा है वो दिया गया है। सबकी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाएगी। जैसे लोगों का कहना है कि मेरा 90 लाख का है और मुझे मुआवजा करना नहीं दिया। देखिए जो मुआवजा रहता है वो अपना प्रशासन के तरफ से रहता है और जो जायज़ दरें हैं वही दी जाती है। लेकिन मुँह मांगा जो है ऐसे नहीं है दाम बोला वो दिया जाएगा, तो उसका मानक है उसके हिसाब से दिया जाएगा। स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में धूमधाम से गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। लोगों ने गौ माता का विधिवत पूजन किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के गौ पालन और गौ माता के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन बाल कृष्ण को गौचारण का दायित्व सौंपा गया था, तभी से ये पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित स्वामी
करपात्री जी आदर्श गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव 2025 बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गौ माता को माला पहनाकर, तिलक लगाकर और आरती उतारकर पूजा अर्चना की। भोग में श्रद्धालुओं ने फल, पालक का साग, आटे की लोई सहित विभिन्न सामग्री गौ माता को अर्पित की। इसके बाद लोगों ने गौ माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। हम गोपाष्टमी की पूजा प्राय जैसे होता है वैसे किया गया है। साथ साथ गोदान भी का कार्यक्रम कर दिया गया और गौ माता का आशीर्वाद लिया जाए। और फिर क्या धर्म महत्व है गोपाष्टमी महोत्सव का? गोपाष्टमी महोत्सव का यही महत्व है कि गाय का और गाय के बछड़े का हम सेवा करें और अधिक से अधिक गाय की रक्षा करें। ये हमारी सुख समृद्धि देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। कितने सालों से आप ये गोपाष्टमी महोत्सव मना रहे हैं? हम कई साल इसके पहले हम इस्कान के भी लाइव पैटर्न है, वहाँ होता है कार्यक्रम, लेकिन इस बार ये हुआ कि यही कर दिया जाए। करीब 11 साल से हम। क्या कहना चाहेंगे गोपाष्टमी महोत्सव पे सारे काशीवासियों को? सभी काशीवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ गोपाष्टमी के अवसर पर। और सबसे मैं ये अपील और आह्वान करता हूँ कि सब लोग इसके महत्व को समझें और अधिक से अधिक गाय का पालन करें, रक्षा करें। और यह हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अति आवश्यक है। इसमें तमाम साधु संत जो हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार भी गाय को लेकर संरक्षण की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? कोई इसमें हर्जा तो नहीं लगता है और ऐसा किया जा सकता है। विभिन्न राष्ट्रों में ऐसा है, तो हमारे यहाँ अगर गाय के बारे में ऐसी मांग की जा रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है, किया जाना चाहिए। वजूखाने के सील कपड़े को बदलने के संदर्भ में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। वजूखाने के सील कपड़े को बदलने को लेकर जिला अदालत में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष हिंदू और मुस्लिम के बीच मौखिक सहमति बनी थी कि सील कपड़ा बदला जाए। अदालत ने सुनवाई के बाद ये स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर आदेश आ सकता है। 10 नवंबर को होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा कि सील का कपड़ा कब बदला जाएगा। सील का कपड़ा बदलने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजूखाना सील किया गया था। अदालत ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया का सहयोग मिले या ना मिले, फिर भी कोर्ट को अधिकार है कि वो कपड़ा बदलने का आदेश दे सकता है। आज फैसला यही आया कि जो है 10 तारीख को यह तय होगा कि कितने लोग जाएंगे और कौन से कितने दिया जाए तारीख में। खास तौर जो 7 फाइलें थी उनमें जितने अधिवक्ता थे सब लोग ये समाज कहने लगे कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। इन सबको जो आपस में तनाव होते दिखते हुए मुस्लिम समाज ये कहा, ज्ञान बापे मसाजिद ये कहा कि हम सहमति नहीं दे रहे हैं। इस अवस्था को देखते हुए हम लोग भी हतप्रभ हो गए खास तौर से। लेकिन माननीय जिला जज अपने वाक चातुर्य के माध्यम से सबको राजी किए। उसके बाद यह तय हुआ कि 10 तारीख को जो है 10 तारीख को यह तय हो जाएगा कि कितने लोग जाएंगे, किस समय जाएंगे और जो कपड़ा बदल दिया जाएगा। मामले को लंबा नहीं खींचा जा रहा है, क्योंकि आज जो पूर्व में आदेश आया था उसके बाद आज ये था कि जिलाधिकारी के सदस्य दोनों पक्ष बैठ थे और इस पर एक सहमति बना करके काम कर रहे थे, फिर डिसाइड हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अंजुमन इंतजामिया फिर इसमें सहमति नहीं जता रहा है। देखिए, ड्यूली प्रोटेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इसमें जिला प्रशासन सहमति से लेकर दोनों पक्ष को लेकर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ पेचीदगियाँ आई जिसके कारण जो है ये हुआ। और ये पहली बार नहीं है जो ये कपड़ा बदलने की बात है। इससे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी था, जब टेंट फट जाया करता था, केवल सूचना दिया जाता था, उसमें भी प्रवक्ता हुआ करते थे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो है, तो बदल दिया करता था।
यहाँ भी ठीक वैसे ही था। जब ये खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट मानी ड्यूली प्रोटेक्टेड कह दिया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी जो है। माननीय कहा जाए जिला अधिकारी के शासकीय स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा दिया गया था। ये जो सील्ड एरिया है, जो प्रोटेक्ट एरिया, उसका कपड़ा फट गया है। उस फटे कपड़े जो ताले से फट गया है, सील मोहर सब ख़त्म हो गया है, उसको बदल दिया जाए। इस संदर्भ में सुनवाई हुई थी और आज का डेट आना था कि अब कब इसको बदला जाए, कब न बदला जाए, ये आज डेट आर्डर आना था। चूँकि मामला पिछले बार फंसा था कि भाई जिला जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, स्पेशल स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनकी तरफ से दिया गया प्रार्थना पत्र वापस जो नॉट पेश करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो प्रार्थना पत्र हमने एप्लीकेशन दिया है उसको वापस नहीं लेंगे, नॉट पेश उसको हम नहीं करेंगे। बात अब यहाँ ख़त्म हो गई। अब चूँकि वो नॉट पेश नहीं करेंगे, चूँकि ऑलरेडी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ये आदेश है प्रोटेक्शन के संदर्भ में। सिविल कोर्ट का जो आदेश था कि वो वजू खाने का जो सील्ड एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जिस पे मुहर लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, उस संदर्भ में है कि आप इसको प्रोटेक्ट करिए, और प्रोटेक्ट जिला प्रशासन करता है। इसलिए उसको प्रोटेक्शन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसकी सुरक्षा में कहीं कोई खामियां आ रही हैं, तो उसको दुरुस्त करना जिला प्रशासन के हाथ में है। वो दोनों पक्षों को सूचित करे, सहमति ले ले और बदले। इसमें कोर्ट की कहीं कोई भूमिका नहीं है। इस संदर्भ में सुनवाई आज हुई है और 10 तारीख को, चूँकि अंजुमन की तरफ से असहमति जताई गई है कि भाई हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन को अधिकार है कि प्रोटेक्शन का सेंसिटिव मामला है, कहीं कोई विवाद न खड़ा हो, पूरा अधिकार है। तो अपने शासन से, अधिकारियों से बात करके स्टैंडिंग काउंसिल जो स्पेशल हैं, वो जो है 10 तारीख को सूचित कर देंगे कि फला डेट फला समय में हम जो है उस कपड़े को बदलेंगे, और 10 तारीख को माननीय जिला कोर्ट इस पर आदेशित कर देगी और 10 तारीख को आदेश आ जाएगा। कपड़ा बदलने के संदर्भ में 10 नवंबर को आदेश आ जाएगा इस पर। पिछले सुनवाई के दौरान बहुत घटना निकल कर सामने आया था कि जिला प्रशासन दोनों पक्षों को बैठा करके इसमें बहुत क्या उसमें नहीं, आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, उनके तरफ से कोई सहमति भी नहीं है। वो असहमत भी नहीं है और सहमति भी नहीं है। उनका कहना है कि भाई हम सहमत नहीं हैं, आप अपने जो भी आपके अधिकार हैं उस पावर का उपयोग करिए और कपड़ा आप बदल लीजिए, इसमें हमारी सहमति नहीं है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है जिलाधीश को या जिला प्रशासन को, पूरा अधिकार है उस सील्ड एरिया जो प्रोटेक्ट एरिया है उसको प्रोटेक्शन का। इसलिए जिला प्रशासन जो है अपने हिसाब से सहमति बनाएगी, लोगों को सूचना देगी, दोनों पक्षों को सूचना देकर और डेट और समय तय कर देगी। इस संदर्भ में 10 तारीख को डेट आ जाएगा कि किस दिन किस समय और कौन कौन लोग रहेंगे वहाँ बदलने में, और कपड़ा बदला जाएगा। कुल मिला के सहमति अंजुमन के न होते हुए भी कुल मिला के सहमति बन गई है। 10 तारीख को ये आदेश आ जाएगा। कपड़ा कब, कैसे और किस समय बदलना है, ये 10 तारीख को आदेश आ जाएगा। देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन ने नाविकों संग बैठक की। देव दीपावली पर्व के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के उद्देश्य से बुधवार को जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और नाविकों को त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि देव दीपावली जैसे विशाल आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी नाव चालकों को चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में नाव नहीं चलाएगा, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि नाव पर सवारी करने वाले सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होगा और नाव की गति नियंत्रित रखी जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो। उन्होंने ये भी कहा कि नाविक सवारियों के साथ विनम्र व्यवहार करें और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें।
किस तरह का बैठक आज सफल हुई है? ये आगामी देव दिवाली को दृष्टिगत रखते हुए आज नाविक बंधुओं के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एसीपी जल पुलिस, एसीपी दशाश्वमेध और जल पुलिस और एनडीआरएफ के साथ आज मीटिंग हुई है, जिसमें ये सभी नाविकों के साथ प्रतिभाग किया गया था। इनको देव दिवाली के दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर कुछ बिंदुओं पे डिस्कशन हुई है। विशेष रूप से ये ओवर कैपेसिटी से ज़्यादा बोर्ड ना कराया जाए, और जो भी नाविकों हैं उनको ये ब्रीफ किया गया है कि किसी भी नाविक ये नशे के हालत में बोट नहीं चलाएंगे और नाबालिग बच्चों बोट ना चलाएंगे। और साथ ही साथ इनको डायरेक्शन ये दिया गया है कि ये छोटे चप्पू नाव हैं वो देव दिवाली के दिन चलाना है, और साथ ही साथ मछली मारने वाले जो बोट है उसको भी श्रद्धालुओं को घुमाने के लिए यूज़ ना किया जाए। और ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट का 100% अनुपालन करें। और इसके अतिरिक्त इनको सबको ये निर्देशित भी किया है कि ये देव दिवाली से पहले जितने भी जो मोटर्स हैं, बोट्स हैं, वो सारे मोटर्स को ठीक कराएं ताकि कहीं कोई पोल्यूशन का कंप्लेंट्स ना हो। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन सबको ये भी ब्रीफ किया है कि सभी का निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इनसे अनुरोध किया गया कि सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करें कि और ये इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहन के ही बोटिंग में आए हैं। सर, क्या टाइमिंग वगैरह इनको बोट वालों को दिया गया है? इनको बताया गया कि जो पिछले साल का जो टाइमिंग था 9 बजे से 10 बजे के बीच में, 9:30 बजे तक हर हालत में हम सारे बोट का संचालन को बंद करेंगे, ताकि जो घाट का क्लियर करने में और नदी एरिया को क्लियर करने में हमें प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल करना है। सर, बोट पे कितने यात्री को बढ़ाने तक की सुविधा रखी जाएगी? हर वर्ग का बोट का एक सीमा है, जैसे ये 40 सीटर है, 20 सीटर है। ये सबको अनुरोध किया है कि ये सभी नाविक बंधु इसको इंश्योर करें कि जो हमारा बोट का कैपेसिटी है, बोट कैपेसिटी का 90%, 80 से 90% में ही लोगों को बिठाएं, ताकि क्योंकि इस बार पानी का लेवल 62 फीट में है आज की डेट में, और साथ ही साथ जो फ्लो है, गंगा जी का फ्लो है, वो भी तेज़ है। सो इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कैपेसिटी से कम लोड करने के लिए सबको निर्देशित किया गया। साथ ही साथ इस बार लेन का भी व्यवस्था किया गया है, ये आने जाने के लिए अलग अलग लेन रहेगा, ताकि ये आपस में कोई बोटों के बीच में टकराव ना हो। सर, बाहर से भी गाड़ियाँ जो मोटर बोट आ रहे हैं तो चंदौली से, और उसके लिए क्या जैसे पिछली बार व्यवस्था किया गया था कि ये बलुआघाट, चंदौली साइड और चुनार और प्रयागराज की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो बोट्स वगैरह आ रही हैं, उनको कट ऑफ करने के लिए दोनों तरफ से हम कट ऑफ लाइन लगाएंगे। इसमें बाहर से कोई अनऑथराइज्ड बोट्स जनपद के अंदर प्रवेश ना करें, इसको सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी एक अभियान चला के जो बाहर से जो आए हुए बोट्स हो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सर, देखा जाए जो प्रदूषण लाओ जो चल रही थी, जो अभी इस पर चर्चा हुई थी, तो इस पर भी क्या है? इन सब नाविक समाज बंधुओं से अनुरोध किया गया कि अभी 5 तारीख से पहले अपना बोट और मोटर्स को ठीक कराएं, ताकि कहीं कोई पोल्यूशंस इत्यादि का कोई कंप्लेंट्स ना हो। और साथ ही साथ सबसे ये अनुरोध भी किया गया है कि बोट का स्पीड को सेफ लेवल में रखें, ताकि बोट का कंट्रोल प्रॉपर तरीके से कर पाए। बैठक यहाँ पर हुआ है? बैठक आज प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें जल पुलिस और मुख्य रूप से टी सरमन सर थे, और वो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बैठक हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा में भरी भांति हर साल इसी तरह मीटिंग, हम लोग का छोटा मीटिंग होते बड़ी मीटिंग होती है, तो उसमें गाइडलाइन किया जाता है कि बोट का संचालन कैसे किया जाए। होटल सरीन इन में पुलिस ने छापेमारी की। देह व्यापार में 4 युवतियों को हिरासत में लिया गया। कैंट थाना क्षेत्र के होटल सरीन इन में दोपहर पुलिस ने अचानक छापेमारी की। ये कार्रवाई डीसीपी प्रमोद कुमार के निर्देशन में एडीसीपी नीतू काद्यान, एसीपी नितिन तनेजा और इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्रा की टीम ने की। छापेमारी के दौरान होटल से 4 युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से होटल संचालकों और वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसी टिप पे थाना कैंट की पुलिस, थाना एसीपी कैंट और हम यहाँ पर आके हमने जांच पड़ताल करी, तो पाया कि ये होटल है जो मानक के अनुरूप संचालन नहीं होता है और यहाँ पे देह व्यापार जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है।
तो मौके से हमें 4 लड़कियां इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं होटल से, और 2-3 रूम हैं जो अभी भी जिन पे जांच हो रही है, जो अभी बंद है, और मालिक जो हैं होटल के वो भी यहाँ पर नहीं है। तो मालिक, संचालक, उनके स्टाफ और बाकी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर कार्रवाई हो रही है। मैम, इसके अलावा भी और होटलों में भी इस तरह की तलाशी अभियान जारी रहेगा? देखिए, ये जितना समझ में आ रहा है, एक मिडलमैन है जो कि ट्रैवल एजेंसी चलाता है और बाहर से लड़कियों को बुलवाता है। बंगाल की ज़्यादातर यहाँ पर लड़कियाँ मिली हैं और उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, और संभवतः उन्हीं का नेटवर्क है जो ओयो जैसे होटल्स में इस प्रकार का काम करवा रहा है। सुसवाई हैदराबाद गेट पर सीवर जाम के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। चितईपुर थाना अंतर्गत सुसवाही हैदराबाद गेट के पास बीएचयू मार्ग पर सीवर जाम की समस्या ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर बह रहा गंदा पानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए आवागमन में परेशानी का कारण बन रहा है। स्थानीय निवासी वेद प्रकाश राय ने बताया कि ये समस्या कई सालों से बनी हुई है। बारिश या सीवर के भर जाने पर गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिसमें आम जनमानस को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सीवर जाम से न केवल सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, बल्कि बदबू भी फैल रही है। हाल ही में पार्षद सुरेश पटेल ने अस्थायी रूप से सीवर साफ करने वाली मशीन के माध्यम से समस्या का समाधान किया था, लेकिन जैसे ही सीवर फिर से भर गया, पूरा गंदा पानी सड़क पर बह गया। इससे स्थानीय दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस समस्या का स्थायी समाधान तत्काल निकालना चाहिए, ताकि आम जनमानस और बच्चों के स्कूल आने जाने में कोई परेशानी ना हो। समस्या है सर, सालों से बनी हुई है, और जब भी बारिश होती है या कुछ होता है तो ये ओवरफ्लो करके पूरा सीवर का पानी सड़क पे बहने लगता है और बहुत गंदा पानी बहता है। इससे कहाँ पर है ये समस्या? ये पूरा ये रोड बाईपास से लेके यहाँ तक सुसवाही में देखेंगे तो आगे तक हैदराबाद गेट से करौदी तक मान के चलिए, हर जगह ओवरफ्लो का समस्या है। और इसमें जितना भी है गंदा सीवर का पानी भरा है। कितने दिनों से दिक्कत हो रही है? ये सर कम से कम सालों से दिक्कत है। इसमें अस्थायी समाधान नहीं हुआ, लेकिन बीच में जैसे नाली साफ हो गई तो कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, लेकिन फिर वो ये नाली जाम होने के बाद ओवरफ्लो का समस्या चालू हो जाता है और पानी सड़क पे बहता रहता है। बस हम यही चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। कारण है कि इस पानी से तमाम वायरल इन्फेक्शन या रोग इससे होते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। बुजुर्ग आने में, जैसे दुकान है तो दुकान पे बुजुर्ग या महिलाएं आने में दिक्कत होती है, वहाँ से कोई अंदर से उसमें हल के आ नहीं पाता है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। सीवर का पानी आ कहाँ से? अब ये बहुत आगे से है, बहुत ओवरफ्लो होके आता है, क्योंकि आबादी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन नगर निगम में भी ये एरिया आ गया है और उसके हिसाब से जितनी आबादी है उसके हिसाब से ये प्रॉपर वो ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है। जिस तरीके से जल भरा हुआ है, इससे तो डेंगू का भी खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेंगू और जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है इसके द्वारा फैल रहे हैं। खाने पीने का तमाम आप लाइन से देखेंगे तो खाने पीने के बहुत सारे लोग दुकानें खोल के वेंडर, स्ट्रीट वेंडर हैं, तो इसी में खिलाते हैं, लोग खाते हैं और इन्फेक्शन फैलता है। तमाम यहाँ पे दुकानें हैं तो कस्टमर नहीं आते, आप देख लीजिए, कस्टमर बाहर खड़े रहते हैं, कोई इसमें हल्के आना नहीं चाहता है। और किसी आपने शिकायत कोई पार्षद से की है या नगर निगम में? नगर निगम में किया हुआ है, तो नगर निगम में किए तो 1-2 बार साफ करवाए, लेकिन वो प्रॉपर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद वाराणसी पहुंचे डॉक्टर राहुल राज का स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाने के उपरांत डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट का वाराणसी आगमन हुआ। उनके आगमन पर समस्त कांग्रेस जनों, युवा साथियों और अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल राज ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी इंसाफ और इंसानियत पर विश्वास रखती है और सभी धर्मों एवं मजहबों का समान रूप से सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि आज ये लड़ाई केवल राजनीति की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं और हमारे डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी का, माननीय राहुल गांधी जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि एक गरीब वंचित नौजवान को जो है उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से मनोनीत किया। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बिहार चुनाव चल रहा है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, बिहार चुनाव में लड़ाई साफ है। कांग्रेस और महागठबंधन आगे बढ़ रही है और जनता परिवर्तन के मूड में है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से राहुल जी ने वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा दिया, वो जनता ने स्वीकार किया और जनता पूरे के पूरे मूड में है और सरकार जरूर परिवर्तन होगी बिहार में, ये हमारा एकदम निश्चय। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर शुक्रवार को वाराणसी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास आंध्रापुल तेलियाबाग में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह करेंगे, जबकि मंत्री राजेश्वर कुमार पटेल होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि होंगे रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पटेल स्मारक अतिथि निवास से बैंड बाजे के साथ मलदहिया स्थित पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगी। इसके बाद स्मारक प्रांगण में दीप प्रज्वलन, स्वागत, अभिनंदन और भाषण कार्यक्रम होगा। वक्ता सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर अपने विचार रखेंगे। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा संस्था की स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। इस दौरान संपादक मंडल, समाज सेवी, किसान, खिलाड़ी और छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से होगा। इस जानकारी की पुष्टि संस्था के उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रवक्ता श्रीनाथ सिंह पटेल ने की। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह पटेल स्मारक परिसर में मनाई जाएगी। इसमें सर्वप्रथम जो है 12 बजे यहाँ से गाजा बाजा के साथ पदाधिकारीगण, अन्य कर्मचारी सभी लोग मिलजुल करके जाएंगे। पटेल स्मारक से होते हुए मलदहिया पर पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम है ये 1 बजे से होगा। इस कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और विशिष्ट अतिथि रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मरिहान, पूर्व ऊर्जा मंत्री होंगे। मुख्य कार्यक्रम यह है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमारी स्मारिका निकलती है, उसको विभिन्न चीजों को यहाँ पटेल जी के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ रहता है, उसका विमोचन जो है मुख्य अतिथि करेंगे। मुख्य अतिथि का स्वागत जो है स्मृति चिन्ह से और साल दे करके उसको किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, मंत्री राजेश्वर कुमार सिंह, पदाधिकारीगण ये लोग करेंगे। और स्मारिका का विमोचन भी यहाँ होगा, जो प्रतिवर्ष मैंने बताया कि अभी निकलता है यहाँ पे है। और यहाँ विभिन्न वर्गों के अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अच्छे जो विद्वान हैं, नौकरी पेशा में आए हुए लोगों का जो है यहाँ इसमें चिन्ह देके साल का जो है दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। किस तरह का आयोजन होने वाला है? मैं वर्तमान में इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। और क्या कार्यक्रम होगा? 31 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम है। सर्वप्रथम हम लोग मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात संस्था के कार्य समिति के सदस्य और साधारण सदस्य आएंगे। उसके बाद मुख्य अतिथि आएंगे और पटेल प्रतिमा पर जहां हम बैठे हैं उसका माल्यार्पण करेंगे। उसके पश्चात कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। तो कार्यक्रम कितने बजे तक चलता रहेगा? कार्यक्रम 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद शाम में कवि सम्मेलन का आयोजन है 6 बजे से 8 बजे तक। उसके पश्चात कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय रविंद्र जायसवाल जी, स्टाफ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मरिहान श्री रमाशंकर पटेल जी, मरिहान मिर्जापुर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दाल मंडी चौड़ीकरण प्रक्रिया हुई तेज, मुआवजा प्राप्त दुकानों पर ध्वस्तीकरण की शुरू हुई कार्रवाई।
स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में धूमधाम से मना गोपाष्टमी महोत्सव। वजूखाने के सील कपड़े को बदलने के संदर्भ में 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। और देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन ने नाविकों संघ की बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।